God. And the last lecture, last few lines. I will not describe it to you because everything here, the uniforms and the ladies, brilliant dresses, was utterly put in the shade by the moment when the door opened with a flood of golden light. जी सुनिए, I will not describe. वो कहता है कि मैं बयान नहीं करूंगा, मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, वजाहत नहीं दूंगा it to you because everything here, क्योंकि there हर चीज वहां पे शानदार थी। कि वो क्या क्या था, कैसा था, कहता मैं ज्यादा लंबी वजाहत में नहीं जाऊंगा, सभी चीजें अच्छी थी। द यूनिफॉर्म्स, जो यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जो लिबास पहने हुए थे, एंड द लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस, और खवातीन ने जो चमकदार लिबास पहने हुए थे, शानदार लिबास पहने हुए थे, वॉज अटरली पुट इन द शेड। वॉज अटरली मतलब मुकम्मल तौर पे पुट इन द शेड। वो सब के सब मांद पड़ गए जब गॉर्जियस अपने शानदार लिबास के साथ आया। यानी खवातीन के लिबास बहुत अच्छे होते हैं, बड़े उन्होंने खूबसूरत लिबास पहने होते हैं, और शाही महल के अंदर जो खवातीन आई होती हैं उन्होंने बड़े जरक बरक किस्म के लिबास पहने होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गॉर्जियस था उसका लिबास सबसे अच्छा था कि सभी के लिबास जो थे उनकी चमक दमक मान पड़ गई जब गॉर्जियस आया। पुट इन द शेड बाय द मोमेंट, उस लम्हे, व्हेन द डोर्स ओपन, जब दरवाजे खुले, विद द फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, और एक सैलाब आ गया सुनहरी रोशनी का। एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, और बूढ़ा आदमी अपनी ब्रिलियंट यूनिफॉर्म के साथ, अपीयर्ड बिटवीन देम, अपीयर सामने आया, बिटवीन देम उन सब के बीच में आगे आया। फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, और ये क्राउनिंग, ये सबसे अजीम लम्हा था ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, उसकी जिंदगी का, उसकी जिंदगी की मशक्कत का ये आला तरीन लम्हा था। हिज वाइट हेयर, उसके बाल अगरचे अब सफेद हो चुके थे, एंड द रेड यूनिफॉर्म, और उसके यूनिफॉर्म जो था, लिबास जो उसने यूनिफॉर्म पहना था इस दिन के लिए, वो सुर्ख रंग का था। ऑफ द कोर्ट एक्रोबेट, शाही दरबार के तौर पे, शोड ईच ऑफ टू परफेक्शन, तो शोज ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन, तो वो बड़ा एक परफेक्शन, ठीक, परफेक्शन कहते हैं मतलब है कि माहिर होना या मुकम्मल होना। तो ये एक मुकम्मल, एक कामिल को शो कर रहे थे। दोनों जो थे उसकी पुख्तगी को शो कर रहे थे, मेच्योरिटी को शो कर रहे थे। एंड हिज थिन फिगर, और पतला दुबला उसका खूबसूरत जिस्म, वॉर्न विद एज, जो कि अब अगर वॉर्न का मतलब होता है कि घिसपिट जाना, यानी कमजोर हो जाना, तो वॉर्न विद एज जो कि अब निस्बतन जो है कमजोर हो चुका था, वॉज मेड ऑल द मोर मेलनकली, और इस वजह से उसके अंदर जरा मेलनकली कहते हैं अफसुर्दगी, तो उसके अंदर एक अफसुर्दगी उसके अंदर आ गई। बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, और जो उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, और उसकी जिस्म जैसे अब वक्त एज के साथ कमजोर हो चुका था, लेकिन वो अपने अब जाके एक लंबे जद्दोजहद के बाद, एक लंबी मशक्कत के बाद उसने वो मकाम हासिल कर लिया। तो इसके साथ उसके अंदर एक सेंस ऑफ सैडनेस और मेलनकली, अफसुर्दगी सी जो है छा गई कि मुझे वो मकाम तो मिल गया लेकिन बहुत ताखीर के साथ, बहुत देर के साथ, तो थोड़ा सा अफसुर्दा हो गया। फिटिंग यूनिफॉर्म, एज दो टायर्ड बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, ऐसे लगता था कि जैसे वो थक गया, अपने सबर की इंतहा तक पहुंच गए। पेशेंस सबर, टायर्ड थक जाना, तो एज दो टायर्ड बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, जैसे कि सबर के साथ वो थक गया है। एंड द वर्क ऑफ अ लाइफ टाइम, और अपनी उसने जिंदगी का एक बेहतरीन लम्हा था, या अपनी पूरी जिंदगी की मशक्कत उसने की। He walked slowly in his pointed shoes and leaned on a gilded stick. He walked slowly, वो ऐसा चल रहा था, in his pointed, नोकदार, जैसे एक्रोबेट्स वगैरह के शूज होते हैं, तो उसने नोकदार जूते पहने थे। and lean, और झुका हुआ था, on a gilded stick, एक गिल्डेड कहते हैं डेकोरेटेड, सजी हुई एक खूबसूरत, एक डेकोरेटेड किस्म की उसने छड़ी पकड़ी हुई थी, उसकी मदद से वो चल रहा था। He came to the hurdle, वो उन रुकावटों के पास आया, जो रुकावटें जैसे कि बनाई गई थी एथलेटिक्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए,
एक्रोबेटिक ट्रिक्स के लिए कि उन्हें अबूर करना है। तो गो के वो ये सब कुछ करता रहा था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था और ये एक सेंस में सिर्फ इफ्तिताह का एक अंदाज था कि वो उसको इफ्तिताह कर रहा था। He came to the hurdles that he remembered, जो उसको याद थी, उसको याद आया, over which once he had won so easy a victory, जिसके ऊपर उसने बड़ी आसानी से एक कामयाबी हासिल की थी अपने स्कूल के दिनों में। ये हर्डल्स जो है 16 साल की उम्र में जब था तो उसने बड़ी आसानी से उनको अबूर किया था। As he came to the first, जब वो पहली रुकावट के करीब आया, he looked up for a moment, वो एक लम्हे के लिए उसने ऊपर की तरफ देखा, with a slightly sad expression, एक अफसरदगी के अंदाज में देखा, टूवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म, और उसने शाही चबूतरे की तरफ देखा जहां पे बादशाह और उसके साथ बादशाह के फैमिली मेंबर्स भी, दूसरे शाही लोग भी बैठे थे। एज दो ही आज सम क्वेश्चन, ऐसे लगा जब उसने उनकी तरफ देखा जैसे कि वो कोई सवाल पूछना चाहता है। अ स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन के साथ, एक निस्बतन मध्यम से सैड अफसरदा एक्सप्रेशन तासुर के साथ, टूवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म की तरफ उसने देखा। एज दो ही आज सम क्वेश्चन, जैसे कि वो कोई सवाल पूछना चाहता है, विद हिज आईज, अपनी आंखों ही आंखों से। वट एवर द क्वेश्चन वॉज, वो जो भी सवाल था, इट वॉज एट वंस अंडरस्टूड, लेकिन ये सब अंडरस्टूड था, एक जाहिरी सी बात थी। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ जो है रॉयल स्माइल्स दी गई, यानी कि सब ने उसको अपनी शाही मुस्कुराहट के साथ, बादशाह ने जो है असल में उसको मुस्कुरा के देखा कि ठीक है, वी नो कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तुमने ये सब कुछ किया है और ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत से यहाँ पे मंजूर हुआ है, लेकिन तुम्हें अब फिजिकली, क्योंकि अब आप बूढ़े हो चुके हो, तो आपको फिजिकली ये साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ इफ्तिताह करें, हाथ सब चीज़ों को लगा दें या उनके करीब से गुजरें, तो ये लोग समझते हैं कि ये तुम्हारी ही कोशिशों से ये सब कुछ हुआ है, तो परफॉर्म करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो उतना जवान नहीं था। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिम एंड जेंटल अप्लॉज ब्रोक आउट, और एक जेंटल किस्म की अप्लॉज, दाद, तालियां, एक दाद जो है ब्रोक आउट, वो फूट पड़ी, यानी कि सारों ने दाद देना शुरू की। फ्रॉम एवरी हैंड, हर तरफ से, हर शख्स ने या सभी ने तालियां बजाई। विच ही अंडरस्टूड एट वंस, वो समझ गया। एंड द ओल्ड बेंट फ्रॉम मूव्ड ऑन वे फ्रॉम द हर्डल, एंड द ओल्ड, और वो जो बूढ़ा आदमी था, बेंट जरा झुका, फ्रॉम मूव्ड ऑन अवे फ्रॉम द हर्डल, और वो हर्डल से, रुकावटों से थोड़ा आगे बढ़ गया। वंस ही रेज्ड अ हैंड, उसने अपना हाथ उठाया एक दफा, टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स, तो सब चीजों के पास जा रहा है, उनको छू रहा है, और फिर जो सबसे नीचे वाली रस्सी थी उसको उसने अपने हाथ से छुआ। डेट वर हंग फ्रॉम द सीलिंग, जो कि छत के साथ लटकी हुई थी, रस्सियों से भी लटक के कुछ मुजाहरे करने थे। बट अगेन द अप्लॉज ब्रोक आउट, फिर जो है दाद फूट पड़ी, या दाद सब ने जो है खुल के दाद दी। एश्योरिंग हिम डेट नो एक्चुअल एक्टिविटी वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, और उसे यकीन दिलाया कि कोई एक्चुअल, हम दर हकीकत आपसे कोई परफॉर्मेंस नहीं चाहते, सिर्फ यानी कि तुम्हारा ये सब कुछ यकीनी बना देना काफी है, कि उसने ये सब कुछ यकीनी बनाया। वंस ही रेज अ हैंड टू टच द लोएस्ट, जी, बट अगेन द अप्लॉज ब्रोक आउट, ये भी होगी। assuring him that no actual activity was expected of him, and so having made his bows, फिर वो झुका अदब और एहतराम के साथ, या दाद को कबूल करके जैसे इंसान झुकता है। ही वॉज लेड टू अ सीट, और उसको फिर जो है लीड किया गया कि उसको एक सीट पेश की गई, एक जगह पेश की गई। हिज लाइफ्स एम्बिशन अचीव्ड, और उसकी जिंदगी की जो ख्वाहिश थी वो मुकम्मल हो चुकी थी, हासिल हो चुकी थी। यहां से बेटा जरा सुनिएगा गौर से, जो शुरू की बहस थी। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 years टू डू इट, तकरीबन उसको 60 साल लगे ये सब कुछ लेने में। अभी यानी कि 60 साल का नहीं है, 60 साल उस वक़्त से लगे हैं जब से उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई, और उस वक़्त से अब तक, मतलब है कि स्ट्रगल के 60 years है। हो सकता है ये ख्वाहिश उसने जो है 16 साल की उम्र में की हो, तो वो फिर 16 साल 60 में आप ऐड कर लें, या 10 साल की उम्र में उसको ये ख्वाहिश हुई हो, तो वो उस एतबार से मतलब है कि स्ट्रगल के 60 years हैं। और 60 years ऑफ स्ट्रगल बहुत बड़ा एक वक़्त है, 2 नस्लों का ये टाइम बन जाता है। 30 years में एक जनरेशन होती है, तो 2 जनरेशन उसने स्ट्रगल की। तो अब यहाँ पे जो बताया उसी हवाले से, 60 years टू डू इट सिंस फर्स्ट ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन, जब उसको ये अजीबो गरीब या एक ये जो ख्याल आया था। बट ही डिड इट, लेकिन उसने ऐसा किया। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, बहुत सारे लोग
इतनी देर तक अपनी ख्वाहिश से, अपने इरादे से, अपने जज्बे से वाबस्ता नहीं रहते, चिमटे नहीं रहते, शिकस्त खा जाते हैं, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। ये बड़ी अहम बात है कि उसने कैसे हासिल कर लिया, क्योंकि वो अपनी बात से डटा रहा। और दो ही पैगाम यहाँ पे देने की कोशिश की है। एक तो बात यही है कि वो क्योंकि अपनी बात से वाबस्ता रहा, डटा रहा, तो जब आप एक इरादा कर लें और उससे डट जाएं और उसके लिए मसलसल मेहनत करें और दर्जा बदर्जा मेहनत करते चले जाएं, तो कामयाबी आपके कदम छूती है। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ हमें पता चलती है कि उसको अब पता चला था कि वो मेरे वालिदैन ठीक कहते थे कि मतलब है कि अज़म से तो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन साथ मौक़ों की अपनी अहमियत है। तो यहाँ पे अपना बैलेंस अप्रोच आ गई है। पहले गॉर्जियस की या टर्बट की अप्रोच जो थी ना, वो एक साइड की अप्रोच थी, मतलब एक एक्सट्रीम अप्रोच थी कि जी डिटर्मिनेशन इज़ एवरीथिंग, इट इज़ राइट, कि अज़म सब कुछ होता है और अज़म से सब चीज़ें मुमकिन होती हैं, ये ठीक है। लेकिन ये बैलेंस अप्रोच नहीं है, ठीक है। बैलेंस का मतलब है कि ऐसी अप्रोच जिसमें आप दोनों तरफों को साथ, दोनों बातों को साथ लेके जाएं। तो अज़म से तो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बहरहाल जो है ये कहना कि सिर्फ अज़म ही काफ़ी है या अज़म से ही सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ ना कुछ जो है आपको मौक़ों की ज़रूरत होती है, आपको सहूलत की ज़रूरत होती है, आपको अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। तो वो सहूलत बहरहाल मिलती है, तो वो सारी चीज़ें जो है सही मानों में पूरी होती हैं। तो ये कहना कि एक एक्सट्रीम ओपिनियन ले लेना कि अज़म ही काफ़ी होता है और अज़म होना चाहिए चाहे जितनी भी रुकावटें हों, नहीं, रुकावटें तो ठीक है, अज़म से आप अबूर करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी को इरादतन छोड़ देना, मौक़ों को अटेंड ही ना करना और जो है किसी और तरफ जो है जोर लगाते चले जाना, ये भी कोई दानिशमंदी नहीं है। लिहाजा एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी चाहिए कि यू मस्ट अचीव योर अपॉर्चुनिटीज़, मेक द बेनिफिट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौक़े आपको हासिल है, उससे फ़ायदा उठाएं और साथ मज़ीद ये करें उन मौक़ों के साथ कि आप जिसे कहते हैं कि अज़म के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, ठीक। तो ये एक बैलेंस अप्रोच बनेगी। अच्छा जी, अब जॉर्किन की भी हमें यहाँ पे पता चलता है। अब कहानी वापस जॉर्किन पे आ जाती है। देखें, कहानी तकरीबन शुरू हुई थी, वो एक क्लब में एक बहस से शुरू हुई और फिर हमें एक नरेटर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, टर्बट्स एंड जॉर्किन्स। तो जॉर्किन ने फिर कहानी हमें गॉर्जियस की सुनाई। अब गॉर्जियस की कहानी फिर मुकम्मल होगी और आखिरी पैरा, जैसे शुरू के एक दो पैरे टर्बट्स ऑफ जॉर्किन, जॉर्किन्स ने बताए थे हमें, और अब फिर जो है दोबारा कहानी जॉर्किन पे आ गई। और जॉर्किन को भी याद आता है कि उसकी भी कोई ख्वाहिश थी जो अधूरी रह गई। यानी कि यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है कि जॉर्किन की तो कोई ख्वाहिश थी जो उससे पूरी ना हो सकी, क्योंकि वो उतनी देर तक वो अपने अज़म के साथ वाबस्ता ना रह सका, लिहाजा उसकी ख्वाहिश तो वो अधूरी रह गई, जो उस भरता है वो दिल में कि मेरी भी कोई ख्वाहिश थी, जो कि वो बताता नहीं है क्या, लेकिन वो उसकी मुकम्मल ना हो सकी। लेकिन गॉर्जियस का वो बता रहा है कि उसने बहरहाल जो है 60 साल के बाद जो है अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली थी। तो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया कि एक डटने वाला आदमी जो डट गया था उसने कैसे मकाम पाया, और एक आदमी जिसने, जो इस चीज़ को, फलसफे को तो समझता है, ठीक है, कि डट जाना चाहिए, लेकिन उतनी देर या उस तरह से नहीं डट सका और उसकी फिर वो ख्वाहिश भी वैसे ना पूरी हो सकी। तो वो उसकी एक बताई हुई है, एक फ्रस्ट्रेशन बताई हुई है कि कैसे उसको एक दिल में एक ख्याल अभी भी पसीज रहा है उसके दिल को। एंड जॉर्किन्स अटर्ड अ क्वाइट साय, जॉर्किन ने अटर कहते हैं अदा करना, एक साय, एक आह भरी, सो क्लियरली मॉर्निंग, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मातम, अफसोस कर रहा है, क्लियरली वाज़े तौर पे अफसोस या मातम, ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, अपनी किसी खोई हुई ख्वाहिश के ऊपर जो वो पूरी ना कर पाया। डेट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, जिसको उसने तर्क कर दिया था, उससे डटा नहीं रहा, चिमटा नहीं रहा, पूरा नहीं कर पाया। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया ना, पिछली कहानी से बरक्स ये सिचुएशन आ गई। डेट नॉट इवन टर्बट आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज, और टर्बट ने भी उससे नहीं पूछा कि वो क्या ख्वाहिश थी, तो लेकिन कुछ ऐसी थी जो ना पूरी कर सका। लेकिन गॉर्जियस ऐसा शख्स था जिसने ऐसा करके दिखाया। लेकिन राइटर ओवरऑल हमें बैलेंस की अप्रोच देता है कि हमें अज़म और मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़, दोनों की अहमियत के बारे में पता होना चाहिए और दोनों के साथ लेके चलना चाहिए। लें जी, थैंक यू।